नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। सीएम के नाम पर शॉपिंग हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान मंगवाया गया है। आपत्तिजनक सामान मंगवाने की बात सामने आई है। सरकारी आवास पर यह सामान मंगवाया गया। आरोपी आशीष कनौजिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस केस के विरोध में यह साजिश रची थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम के नाम पर ऑनलाइन शॉपिंग की गई। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हमें देखिए, आशीष कनौजिया नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है गौतमपल्ली थाने में पुलिस ने। और ये बताया जा रहा है कि आशीष कनौजिया ने हाथरस कांड के विरोध स्वरूप कुछ ऐसे आपत्तिजनक वस्तुओं की खरीद की थी सीएम के नाम पर, और उसमें एड्रेस भी उन्होंने सीएम के सरकारी आवास के भी कर दिया था, जिसको कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन उसने ऐसी शरारत की थी, ऐसा पुलिस हिरासत में उसका ये भी कहना है कि हमने विरोध शुरू किया है। लेकिन एक नई परिपाटी को उसने शुरू करने की कोशिश की, जिसको कहीं से भी ठीक नहीं माना जा सकता। मर्यादाओं का उसने सीमा से उसको पार किया है। लिखता वो पैकेट डिलीवर होने से पहले ही पुलिस ने वो ऑर्डर कैंसिल करा दिया है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमें शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। निजीकरण का विरोध हो रहा है। बिजली कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है बिजली कर्मचारियों ने। 15 लाख बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार में शामिल होंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े बिजली कर्मी आंदोलन में नहीं जाएंगे। यूपीपीसीएल और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता नाकाम रही है। जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो सामूहिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? अभी बीते एक लंबे समय से बिजली विभाग में निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर लगातार विद्युत उपभोक्ता परिषद समेत तमाम संगठन सरकार और विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात करके इस निजीकरण के फैसले को टालने का निवेदन कर रहे हैं। लेकिन इसी चरण में 3 राउंड वार्ता हुई, वो फेल हो गई। जिसके बाद आज पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान जो आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी अस्पताल, पेयजल समस्या या अन्य जो संस्थान है, वहां पर बिजली कटौती नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। और दूसरी ओर जो उत्पादन है बिजली का, उससे जुड़े कर्मचारी हड़ताल पे नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बिजली कर्मचारी चाहते हैं कि जो ये निजीकरण है इसको रोका जाए, जबकि दूसरी ओर विभाग का कहना है कि एक लंबे समय से हजारों करोड़ का लगातार विभाग पर में घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो अब देखने वाली ये बात हो कि बिजली विभाग की इस फैसले और इस हड़ताल से कितना असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हाथरस मामले पर राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस का दौरा कर चुके हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। आज कांग्रेस पूरे देश में सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह करने की तैयारी में है। तो कांग्रेस लगातार मुखर होकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, सत्याग्रह किया जाएगा। इनका कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक न्याय की इनकी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में हाथरस जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। डेलीगेशन में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम भी मौजूद रहेंगे। आज आम आदमी पार्टी ने हाथरस के डीएम को तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। आज आपका प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उसके लिए इंसाफ की मांग करेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि महिला अपराधों के प्रति गंभीरता बरतें और ऐसे अपराधों में जल्द और प्रभावी कार्रवाई करें। संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखें और SC/ST के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई हो। तो सीएम ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों में सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अपराध को लेकर, लिहाजा प्रशासन में भी वो गंभीरता दिखनी चाहिए और उसी दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए।
विकास अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और कहा है कि कांग्रेस दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सरकार के खिलाफ साजिश पर सीएम योगी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी कांग्रेस पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। एसआईटी की बैठक हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, नार्को टेस्ट हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इसको स्वरूप दे रही है एक जातीय चीजों का, एक दंगा भड़काने का, एक मन में पहले ही लोगों ने खेल खेला, ब्राह्मण ठाकुर करवाया, तो इनको 2-3 महीने कुछ चला नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो वायरल करने के पीछे खुद बीजेपी है। दूसरे तथ्यों को मोड़ने का प्रयास करे। किसने डाला है? ये कौन लोग हैं जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग। एक और बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर जाएगा कांग्रेस का एक दल। आराधना मिश्रा के नेतृत्व में ये दल बलरामपुर जाएगा। 9 सदस्यीय दल आज बलरामपुर जाएगा। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बलरामपुर भी जाएगा। यहां गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेगा और बताया जा रहा है कि इस दल की अगुवाई आराधना मिश्रा करने वाली हैं। दरअसल हाथरस की तरह ही बलरामपुर में भी गैंगरेप और हत्या के मामले में अपराधियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। हाथरस के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी आज बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जो आरोपी बच गए हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि पीड़ित परिवार से लगातार संवाद बना रहेगा। वहीं उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया। जो भी इसमें दोषी है उसको किसी रूप में छोड़ा न जाए और यदि कोई और छूट गए तो उनको भी जो है खोज निकाल कर जो है उन पर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। अवनीश अवस्थी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। बलरामपुर गैंगरेप और मौत मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा से गैंगरेप की पुष्टि हुई थी। उधर भदोही के एक गांव में दलित महिला के साथ गैंगरेप का एक और मामला सामने आया है। गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक महिला बैंक से पैसे निकालने आई थी। महिला को घर छोड़ने के बहाने आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जब वो पैसे निकाल के लौट रही थी तो इसके जानने वाले थे, परिचित, जो इसको मित्र भी कहता है, शुक्ला जी, और वो कह रहे थे राजपूत ढाबे में उसे मिल गए थे। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुमको गाड़ी से छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में उसे बैठाया और बैठा करके वो अपने गांव ले आए और गांव से फिर बगीचे में ले गए और वहाँ इसके साथ जो है उनको, वो और उनके दोस्तों ने इसके साथ जो है वो बलात्कार किया। ये सूचना दी है हमको। इस पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें 2 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। किडनैप बच्चे को छुड़ाने में मथुरा पुलिस नाकाम रही है। 11 साल के रुपेश की किडनैपर्स ने हत्या कर दी। शनिवार को उसे अगवा किया गया था और फिरौती के लिए फोन पर 5 लाख रुपए की रकम भी मांगी गई थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। फिरौती के लिए मासूम का कत्ल। फोन पर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। 11 साल के रुपेश को किया था अगवा। घर के पास से किया था अगवा। जवाहर बाग के पास मिला शव। मथुरा के औरंगाबाद के माली मोहल्ले में शनिवार को उस वक्त सनसनी मच गई जब घर के बाहर खेलने निकला 11 साल का बच्चा गायब हो गया। 11 साल के रुपेश को तलाशने की मुहिम शुरू हुई, लेकिन घरवालों के होश तब उड़ गए जब उनके पास अचानक फिरौती के लिए फोन आया। बदमाशों ने फिरौती में 5 लाख की रकम मांगी। बदमाशों ने फोन पर कहा, अगर बच्चे की जान प्यारी है तो 5 लाख की फिरौती दो और बच्चा ले जाओ।
परिजनों को काटो तो खून नहीं, उन्होंने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची। यूपी में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही चुनावी दलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। सभी दल 7 सीटों को जहां जीतने का पूरा दम भर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष पर काबिज बीजेपी किसी को भी सेंधमारी का मौका नहीं देना चाहती है। सात सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर हर दल ने कमर कस ली है और इस उपचुनाव के संग्राम को जीतने के लिए सबने अपने अपने सियासी योद्धाओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। सत्ता का सेमीफाइनल, छिड़ गया महासंग्राम, 7 सीटों का इम्तिहान, उपचुनाव का घमासान। उत्तर प्रदेश हमेशा ही चुनावी मोड पर रहता है और जब बात चुनावों की हो तो सियासी योद्धा चुनावी मैदान में दमखम के साथ ताल ठोकते नजर आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में खाली 8 विधानसभा सीटों पर सभी दलों की निगाहें काफी दिनों से लगी हुई थी, पर चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को केवल 7 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान किया। रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव के ऐलान होने के साथ ही सभी दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों के साथ साथ जातिगत समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं, तो वहीं उपचुनाव से दूरी बनाए रखने का इतिहास सजोने वाली बीएसपी भी इस बार उपचुनाव के मैदान में ताल ठोक रही है। इन 7 सीटों के उपचुनाव के वर्ल्ड कप में अगर भारतीय जनता पार्टी टीम इंडिया है तो बसपा भी ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। उसे पता है कि कैसे अपने विपक्षी पार्टियों को पटखनी दी जाती है। हालांकि इन उपचुनाव में बसपा के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास जीत और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ने का बड़ा मैदान जरूर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 3 सीटें ऐसी थीं जहां पर बसपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी बसपा इन उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। टूंडला, बुलंदशहर, नौगावा सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, देवरिया सदर और मलहनी। यह उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अहम है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं, तो वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। उत्तर प्रदेश की सियासत में 4 बार सत्तारूढ़ रहने वाले दल यानी समाजवादी पार्टी के लिए यह उपचुनाव किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। इससे पहले 2017 के बाद चाहे लोकसभा के उपचुनाव हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी ही बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मानते हैं कि इस बार का चुनाव क्षेत्रीय आंकड़ों साथ ही जाति आंकड़ों को ध्यान में रख करके लड़ा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या ये चुनाव 2022 के पहले का लिटमस पेपर चेक है। आइए अब ये जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त इन 7 सीटों पर कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे और वो किस पार्टी से थे। टूंडला सीट पर बीजेपी से एसपी बघेल ने जीत हासिल की थी। बुलंदशहर से बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही जीते थे। अमरोहा के नौगावा सादात से बीजेपी के चेतन चौहान ने जीत हासिल की थी। वहीं घाटमपुर से बीजेपी की कमला रानी वरुण ने जीत हासिल की थी। बांगरमऊ सीट से बीजेपी के कुलदीप सेंगर विजयी हुए थे। देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं मलहनी सीट से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जीत हासिल किए थे। 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर काबिज रही बीजेपी ने निचले स्तर के नेताओं से लेकर मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी की गंभीरता को वो दौरे बयां कर रहे हैं। एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं हाईटेक तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। जौनपुर और उन्नाव में सीएम का दौरा हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार रसातल में जाती कांग्रेस भी उपचुनाव के जरिए अपने सियासी अस्तित्व को बचाने और बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि 2022 के दंगल से पहले 7 सीटों पर होने वाला चुनाव क्यों सभी दलों के लिए अहम हो गया है और क्यों इन चुनावों के नतीजे पूरे उत्तर प्रदेश में एक हवा के तौर पर देखे जा सकते हैं। दरअसल जिन 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है,
इनमें 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, 2 सीटें सेंट्रल यूपी से हैं और 2 सीटें ईस्ट यूपी से हैं। आइए विस्तार से अब इनके बारे में आपको बताते हैं। जब चुनाव की दृष्टि से हम लोगों के पास जा सकते हैं और जिसमें विशुद्ध कार्यकर्ताओं के बल पर जो चुनाव होना है, बड़ी सभाएं नहीं हो पाएंगी, बड़े आयोजन नहीं हो पाएंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्यक्रम हमारा जितना तीव्र और जितना महत्वपूर्ण होगा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास को हम जितनी मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे, उतनी ही हमें सफलता भी प्राप्त होगी। और इसके लिए आवश्यक होगा कि हमें विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जनपद के अंदर, कमिश्नरी के अंदर, प्रदेश के अंदर आई भी उन विभिन्न योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए जो प्रदेशवासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए, विधानसभा वासियों के लिए, मंडल, ग्राम पंचायत, इन सभी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा और लोक कल्याण का माध्यम बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद की सीट है टूंडला, वहीं बुलंदशहर की सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आती है और अमरोहा की नौगावा सादात सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अगर बात सेंट्रल यूपी की जाए तो कानपुर नगर की घाटमपुर सीट है और उन्नाव की बांगरमऊ सीट। ईस्ट यूपी की अगर बात करें तो जौनपुर की मलहनी और देवरिया की देवरिया सदर सीट है। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि ये उपचुनाव कई मायनों में अहम हो जाता है और किस किस की भूमिका तय करने के साथ ही इम्तिहान वाला होने वाला है। दरअसल ये उपचुनाव बेहद खास है। पहली बार उपचुनाव में बीएसपी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रही है। साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा की नई टीम का भी ये पहला टेस्ट है। इस बार के उपचुनाव में मुद्दों की भरमार है। सीएम योगी के विकास कार्यों की परीक्षा भी ये उपचुनाव होने वाला है। साथ ही साथ 2022 के सियासी दंगल से पहले इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर हर दल ने कमर कस ली है और इस उपचुनाव के संग्राम को जीतने के लिए अपने अपने सियासी योद्धाओं को मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया है। अब सबको इंतजार है 3 नवंबर का, जब जनता अपने मत का प्रयोग करके प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगी। टीम न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।